हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आई एम गौरव, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी सीरीज की हमारी नेक्स्ट क्लास को, जो है हमारी जलमंडल के ऊपर। जलमंडल के हमारे दो पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने जलमंडल की बात की थी, जलमंडल के स्रोतों की बात की थी, जलमंडल है क्या। और इसके साथ साथ हमने महासागरों में से जो टोटल 5 हैं उनमें से एक महासागर प्रशांत महासागर को डिस्कस भी कर लिया था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उन 4 महासागरों के बारे में जो प्रशांत के अलावा हैं। तो ये जो आपकी क्लास है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर, अदर स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के स्टेट एग्जाम्स के लिए हर प्रकार से आपकी ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, तो आज का जो हमारा महासागर है इसका नाम है अटलांटिक। ऑलरेडी हम प्रशांत महासागर की बात कर चुके हैं, उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम की के जो 4 हैं, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्कटिक, इन 4 की बात करेंगे। और इन चारों में जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। ये किस आकार का हमें दिखाई पड़ता है। तो आप ये देख रहे हो डार्क ब्लू कलर में इस तरीके की आपकी शेप बनेगी, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में जो एस होता है ना। तो एस के आकार का एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। और ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति यानी कि ये किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्थित है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। ये आपका है, ये आपका अफ्रीका हो गया जो कि अटलांटिक के पूर्व दिशा में रहेगा। इसी के साथ पूर्व दिशा में यूरोप हो जाएगा। पश्चिम दिशा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम दिशा में रहेंगे। तो अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है वो ये रहेगी कि अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप है तथा पश्चिम दिशा में उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। उत्तर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्रीनलैंड नाम का द्वीप आ जाएगा, ठीक है। और नीचे साउथ की अगर मैं बात करूं तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महासागर आ जाएगा जिसको दक्षिणी महासागर हम बोल देते हैं। तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी। आकृति एस के आकार की है, 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है जिसमें आपका यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, देखिए, हाँ, स्थिति हमारी होगी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। एक पॉइंट ये जरूर याद रखना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का दूसरे नंबर पे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर दुनिया का कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और दूसरे नंबर पे बड़े के साथ साथ ये दूसरे नंबर पे गहरा, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो महासागर एरिया में सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही गहराई में भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो प्रशांत सबसे बड़ा भी था और सबसे गहरा भी था। अटलांटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो अटलांटिक दूसरे नंबर पे आपका सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे ही आपका सबसे ज्यादा गहरा होगा। ये बात याद रखनी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और सेकंड गहरा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है इस महासागर के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो रहेगा ये वाला ग्रीनलैंड, है ना। ये जो ग्रीनलैंड है आपका, ये अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एक बात याद रखनी है, जो ग्रीनलैंड है ये अटलांटिक का भी सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ साथ एक ऊपर जो नॉर्थ पोल के पास में हमारा महासागर है जिसको हम आर्कटिक महासागर बोलते हैं, उस महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही रहेगा। तो दोनों का संयुक्त रूप से है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अटलांटिक का भी ग्रीनलैंड है और आर्कटिक का भी ग्रीनलैंड है। तो दोनों को बस याद रखेंगे कि आर्कटिक प्लस में अटलांटिक दोनों का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा ये हो गया है कि इसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस महासागर में जो सबसे गहरी जगह है, जो सबसे गहरा गड्ढा है वो कौन सा है। तो एक गड्ढा है जिसका नाम है प्लूटो रिको। कौन सा? प्लूटो रिको। तो प्लूटो रिको जो गर्त है, प्लूटो रिको गर्त हमारा यहां पे बढ़ता है भाई, है ना।
ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है प्यूर्टो रिको गर्त का, यानी कि अटलांटिक महासागर की जो सबसे ज्यादा गहराई आज तक नापी गई है। अब तक कोई भी व्यक्ति जो इस अटलांटिक महासागर में सबसे डेप्थ तक जा चुका है वो इसी क्षेत्र में गया है। और इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? इस क्षेत्र को नाम दिया गया है प्यूर्टो रिको गर्त, जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, महासागर के मध्य में एक मध्य अटलांटिक कटक है जो कि पृथ्वी पर स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। समझें इस चीज को, क्या है ये? हाँ, देखिए, ये जो महासागर है, इस महासागर के बीचों बीच एक पूरी की पूरी रेंज है पर्वत की, उसको कटक बोलते हैं, है ना। एक पूरी की पूरी रेंज है जो अटलांटिक महासागर के अंदर डूबी हुई है, और उसके जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो द्वीपों के रूप में महासागर के ऊपर उभरी हुई हैं। तो ये जो कटक है, इस तरीके से इसी को क्या बोलते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मध्य अटलांटिक कटक, यानी कि अटलांटिक महासागर का नाम हो गया और मध्य यानी कि बीच में, तो मध्य अटलांटिक कटक जो है हमारी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इस महासागर में द्वीपों का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी इनकेस अगर हम समुद्र के अंदर की भी बात कर लें तो, ठीक है। वैसे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो लगभग लगभग आपकी 7,000 किलोमीटर की है, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एंडीज से 2 टाइम्स है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग लगभग 14,000 किलोमीटर की है, और इस 14,000 किलोमीटर की लेंथ के साथ में यह सबसे ज्यादा लंबा कटक बन जाता है, ठीक है। अभी एक पॉइंट हमने ये याद रखना है कि ये जो कटक है, इसको हमारी जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसको 2 समान हिस्सों में डिवाइड कर देती है ना, लगभग लगभग समान हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ऊपर वाला जो कटक जो हो गया, इसको बोलते हैं आपका डॉल्फिन कटक। क्या बोलते हैं इसको? डॉल्फिन कटक। जबकि नीचे वाला जो कटक है, मध्य अक्षांश से नीचे, भूमध्य रेखा से नीचे का जो हमारा कटक है, इसको बोला जाता है चैलेंजर कटक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं चैलेंजर कटक। तो हमने याद रखना है कि मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसमें से ऊपर वाला जो कटक है, जो उत्तरी कटक रहेगा, उसको हम बोलेंगे डॉल्फिन कटक, तथा जो नीचे का कटक है दक्षिणी तरफ का, उसको हम बोलेंगे चैलेंजर कटक। इसकी लंबाई की बात करें तो 14,000 किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए एक पॉइंट और ये हो जाएगा कि इसी कटक के ऊपर एक पठार बना हुआ है इस क्षेत्र में, है ना। इस क्षेत्र के ऊपर एक पठार बना हुआ है इस कटक के ऊपर, जिसका नाम दिया गया है टेलीग्राफिक पठार। क्या बोलते हैं उसको? टेलीग्राफिक पठार। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि टेलीग्राफिक पठार किस महासागर के अंदर है? तो टेलीग्राफिक पठार आपका अटलांटिक महासागर के अंदर है। किस कटक के ऊपर है? मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर है। आपसे कॉन्टिनेंट पूछ ले किस कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो देखो इसके पश्चिम में कौन सा पड़ गया? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जबकि पूर्व की अगर बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की, तो आपका आ जाएगा यूरोप, ठीक ना। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक पठार है समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, जिसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार, और ये मध्य अटलांटिक कटक का ही एक हिस्सा है। क्लियर? चलें आगे, आगे चलते हैं। तो ठीक है, हाँ, यह सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। पानी का जो खारापन है वो समुद्रों का ज्यादा होता है, लेकिन ये जो अटलांटिक महासागर है इसके पानी का खारापन सबसे ज्यादा अधिक है, इतना ज्यादा कि बाकी 4 का कम रह जाता है। तो सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है आपका? यही अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा खारापन कहाँ पे पाया जाता है, तो एक झील है जो कि पड़ेगी आपकी तुर्की में, है ना। तुर्की में एक झील है जिसका नाम है वान झील, और वान झील की खास बात यह है कि सर्वाधिक खारी है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील, सर्वाधिक खारा पानी।
ठीक है, यानी कि पानी की जो लवणता है इस झील की सबसे अधिक है। पानी की लवणता को हम ग्राम में डिनोट करते हैं प्रति 1000 ग्राम के हिसाब से। तो जो हमारी महासागरों की जो लवणता होती है वो लगभग लगभग जो औसत होती है, औसत लवणता कितनी होती है, लगभग लगभग 30 से 35 ग्राम। लेकिन अगर मैं बात करूं वान झील की, तो वान झील की जो लवणता है वो हो जाएगी आपकी 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है ना, कहाँ तो 30-35 ग्राम आ रहा है प्रति 1000 के ऊपर, और कहाँ पे 330 ग्राम प्रति 1000। तो इसकी वजह से जो वान झील है, वान झील में सबसे अधिक खारा पानी देखने को मिलता है, यानी कि जो लवणता है वो सबसे अधिक यहाँ की देखने को मिलती है। महासागरों की बात करेंगे तो सबसे अधिक लवणता किस महासागर की, अटलांटिक महासागर की रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि इस महासागर की जो तटीय रेखा है आपकी बाकी महासागरों की तट रेखा से ज्यादा लंबी है, ज्यादा है। समझो इस चीज को, मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। लेकिन बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं, किसकी बाउंड्रीज ज्यादा लंबी हैं, तो बाउंड्रीज आपकी लंबी हो जाएंगी इस महासागर की। तो सर्वाधिक तटीय रेखा वाला महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और इसकी जो ये तटरेखा की लंबाई है वो ज्यादा क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसके जो तट हैं वो बहुत ज्यादा काट छाट वाले हैं। ठीक है ना, कभी अंदर कभी बाहर, मतलब बहुत ज्यादा काट छाट है। और बहुत ज्यादा अगर काट छाट हो जाती है किसी क्षेत्र में, तो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में, तो वहां पे बंदरगाह बड़े अच्छे बनते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे जो लहरें हैं वो थोड़ी शांत हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इन किनारों पे बहुत ज्यादा बंदरगाह हैं, और बंदरगाह होने की वजह से व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर यही है। क्योंकि हमारे जो समुद्री व्यापार होता है वो बड़े बड़े जहाजों में होता है ना, कंटेनर वाले जहाज हो गए, बाकी के जहाज हो गए। तो उन जहाजों का जो बेड़े आते हैं, रुकते हैं जहाँ पे, बंदरगाह कहलाते हैं। और बंदरगाह के लिए क्या है, पर्याप्त जगह है, यहाँ पे अच्छी जगह मिल जाती है उनको, शांत एकदम अच्छे तरीके से। तो इसकी वजह से क्या है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर आपका यही हो जाएगा, और तटरेखा इसकी सबसे अधिक लंबी हो जाएगी। कंफ्यूजन नहीं होना है, एरिया सबसे ज्यादा किसका है, प्रशांत का, जबकि तटरेखा किसकी है, आपकी अटलांटिक की। अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां से एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। देखिए भाई, ये एक क्षेत्र है यहाँ पे इस महासागर के अंदर, ट्रायंगल के आकार का, जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति कहाँ है। तो बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति है आपकी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले क्षेत्र में। यहाँ पे क्या है, अलग अलग मत हैं साइंटिस्ट के कि यहाँ पे है ना हजारों की संख्या में आपके समुद्री जहाज डूब चुके हैं अभी तक। बहुत सारे आपके जो एरोप्लेन हैं वो भी इसके अंदर डूब चुके हैं। लेकिन रीजन क्या है, रीजन सबके अलग अलग हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि बरमूडा ट्रायंगल की जो स्थिति है वो आपके अटलांटिक महासागर में है। एक अलग से क्लास ले लेंगे हम बरमूडा ट्रायंगल के लिए, जिसके अंदर हम इस पूरे को डिफाइन कर देंगे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण बताए गए हैं, और किस लिए फेमस है। उसके लिए हम एक अलग से क्लास ले लेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही कि बरमूडा ट्रायंगल आपका अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के अंदर पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस महासागर में स्थित सारे के सारे महत्वपूर्ण सागरों की। लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर, भूमध्य सागर, और इसके साथ साथ आपकी गिनी की खाड़ी। तो ये आपके 4-5 सागर हैं इस महासागर के अंदर। उनकी स्थिति एक बार देख लो कि कहाँ पे है ये। मैं बात करूं लेब्राडोर सागर की, तो जो लेब्राडोर सागर है वो पड़ता है आपका यहाँ पे। मैं उसको ना नंबर से डिनोट कर देता हूँ, लाइक लेब्राडोर 1 नंबर पे है तो मैं इसको 1 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका अटलांटिक महासागर का, इसको बोलते हैं लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर जलधाराएं भी यहीं से आती हैं। अगला जो सागर है उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है मैक्सिको, और उसी के आसपास में जो समुद्र फैला हुआ है उसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। उसके नीचे यहाँ पे जो क्षेत्र आएगा आपका, ये 2 नंबर पे चली जाएगी। 3 नंबर पे जो आएगा इसको बोलते हैं कैरिबियाई सागर। ठीक है, 4th नंबर पे आपका आ गया भूमध्य सागर, ये जो क्षेत्र है आपका। ठीक है ना, ये जो सारा का सारा क्षेत्र है
इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। सेपरेशन है दोनों के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। और ये किससे कनेक्ट है, अटलांटिक महासागर से। तो इसलिए अटलांटिक महासागर का एक महत्वपूर्ण सागर है भूमध्य सागर, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग कर देता है। नेक्स्ट है आपका एक यहाँ पे क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों हमने देख ली, लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर, भूमध्य सागर और गिनी की खाड़ी। ठीक है, अब एक चीज और, एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है डेविस जल संधि। ये जो डेविस जल संधि है इसकी अपने आप में खास बात है। पहले लोकेशन देख लो, ये है कहाँ पे, ये आपका जो ग्रीनलैंड है और यहाँ पे आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में ये जो समुद्र वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये है आपकी डेविस जल संधि। जल संधि किसको बोलते हैं, एक संकरा रास्ता जो दो बड़े महासागरों या फिर दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है तथा दो भूमि के क्षेत्रों को अलग कर देता है, स्थल खंडों को अलग करता है और पानी के क्षेत्रों को कनेक्ट करता है। तो देखो इस तरीके से ऊपर आर्कटिक महासागर, नीचे अटलांटिक महासागर को आपस में तो कनेक्ट कर देगा, लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिका से अलग कर दिया, कनाडा से अलग कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया डेविस जल संधि। अब ये जो डेविस जल संधि है अपने आप में खास है, क्यों है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्या है ये, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि। वन लाइन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कहाँ पे है। ठीक है, तो दुनिया की जो सबसे चौड़ी जल संधि है कौन सी है, डेविस जल संधि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में। क्लियर, चलते हैं आगे। और अगला जो महासागर है आपका वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर वही महासागर है जो आपके भारत देश के दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। देखिए ये आपका भारत देश है और भारत के नीचे ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका हिंद महासागर। तो बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट ये है कि दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तीसरे नंबर का, पहले नंबर पे प्रशांत, दूसरे नंबर पे अटलांटिक और तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर आपका तीसरे नंबर का सबसे एरिया में बड़ा भी है और तीसरे नंबर का ही सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है भाई, है ना, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हिंद के नाम पे हमारे इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा हुआ है। तो एकमात्र ऐसा महासागर है दुनिया के अंदर जिसका नाम किसी देश के नाम पे है और वो है हिंदुस्तान के नाम पे। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके आकार के लेकर के। तो इसके दो आकार हमें देखने को मिल जाएंगे। इन केस अगर हम इंडिया से आसपास के क्षेत्रों में देखें, ठीक है ना, तो इसकी आकृति वी के जैसी दिखेगी हमें। कैसी दिखेगी, वी के जैसी दिखेगी। और अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखें तो इसकी स्थिति हमारी एम के आकार की भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एम के आकार का भी है और ये वी के आकार का भी है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति वी तथा एम के जैसे दिखती है, तो आपका हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसके सबसे बड़े द्वीप की। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो इसका एक द्वीप है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एक अफ्रीका के पूर्व दिशा में द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। और ये मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है एरिया के हिसाब से। श्रीलंका, श्रीलंका भी एक द्वीप है, ठीक है, लेकिन ये काफी छोटा है इससे, तो मेडागास्कर से। तो इसलिए हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मेडागास्कर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस महासागर के सबसे गहरे क्षेत्र की, तो सबसे गहरा जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे सुंडा गर्त। कौन सा गर्त, सुंडा गर्त। और ये क्या है आपका, ये है मेडागास्कर, जो कि क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। और वहां पे इंडोनेशिया से नीचे का जो क्षेत्र है वहां पे सबसे गहरा क्षेत्र पड़ेगा आपके हिंद महासागर का। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है मलक्का जल संधि से।
जिस प्रकार से हमने डेविस जल संधि की बात की थी, डेविस जल संधि जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है अटलांटिक महासागर में, ठीक वैसे ही आपके हिंद महासागर के अंदर भी एक जल संधि हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका, है ना, ये एक जल संधि वाला क्षेत्र है। इस तरफ आपका प्रशांत महासागर और इस तरफ आपका हिंद महासागर, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एक जल संधि कनेक्ट करती है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करते हुए। ये जो ऊपर वाला देश है इसका नाम है मलेशिया, ठीक है, और जो नीचे है इसको बोलते हैं इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम दिया गया है मलक्का जल संधि। खास बात क्या है इस मलक्का जल संधि की? खास बात ये है कि ये दुनिया की सबसे लंबी जल संधि है। क्या है ये? दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी जल संधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर स्थित प्रमुख सागरों की। तो प्रमुख जो इसके सागर हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले है आपका अरब सागर। तो ये जो क्षेत्र है आपका, इसको बोलते हैं अरब सागर, ठीक है। नंबर से डिनोट कर देते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ है। खाड़ी किसको बोलते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ पानी के बड़े स्रोत से जुड़ा हुआ हो। तो ये देखो, एक दो तीन, तीनों तरफ से जमीनी क्षेत्र है और यहाँ पे आपका सागर है, हिंद महासागर, महासागर, ठीक है। यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका अदन की खाड़ी। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र विकसित हुआ इसको बोला गया अदन की खाड़ी। क्या बोला गया? अदन की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका ओमान की खाड़ी। तो ये आपकी ओमान कंट्री और ओमान के पास में एक खाड़ी बन गई जिसको बोला गया ओमान की खाड़ी। कलर दिख रहा है भाई? इस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्या? तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लिख देता हूं दोबारा से। ये कौन सी रहेगी आपकी? यहाँ पे ओमान की खाड़ी, ठीक है। ये आपकी ओमान कंट्री और ओमान कंट्री के पास में जो खाड़ी बनी आपकी, इसको क्या नाम दे दिया गया? ओमान की खाड़ी। अगला जो है वो है लाल सागर। ये देखिए, ये जो पानी का स्रोत आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? ये है आपका लाल सागर, ठीक है, यहाँ पे। और लास्ट क्या बच गया आपका? फारस की खाड़ी। तो ये जो आप क्षेत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये जो आपका मैंने डार्क से कर दिया इसको, ये जो क्षेत्र रहेगा आपका, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये क्षेत्र आपका अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये आपकी अदन की खाड़ी, ये आपकी ओमान की खाड़ी। इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, और ये जो क्षेत्र था आपका, इसको बोलते हैं लाल सागर, ठीक है। तो ये था आपका हिंद महासागर। चलते हैं अपने नेक्स्ट महासागर के ऊपर, जिसका सॉरी, नेक्स्ट महासागर पे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत की खाड़ियों की। अपनी इंडिया जो कंट्री है इसकी भी अपनी कुछ खाड़ियां हैं, 4 खाड़ियां हैं, देख लो एक बार कौन कौन सी हैं। भारत के गुजरात क्षेत्र में यहाँ पे खाड़ी का निर्माण होता है और इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। एक खाड़ी आपकी यहाँ पे निर्मित हो जाती है और इस खाड़ी को क्या नाम दिया गया? यहाँ पे इस खाड़ी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी। अब बच गई आपकी मन्नार और पाक की खाड़ी। तो देखिए, इंडिया से बिल्कुल नीचे श्रीलंका पड़ता है और श्रीलंका जो है 2 खाड़ियां बनाता है अपने भारत के साथ में मिलके। तो श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे जो पश्चिम दिशा में आपकी खाड़ी बनती है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी। तथा इस तरफ यहाँ पे जो एक खाड़ी निर्मित हुई, इस खाड़ी को हम बोलते हैं पाक की खाड़ी। राम सेतु है ना, राम सेतु,
तो इंडिया से जब श्रीलंका राम सेतु बन गया तो एक दीवार सी नहीं बन गई, तो तीन तरफ से कवर हो गया यहाँ से, और एक तरफ फिर हिंद महासागर कनेक्ट हो गया, तो जिसकी वजह से दो खाड़ियां बन गई आपकी, एक पश्चिम दिशा में, एक पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा वाली पाक की खाड़ी तथा पश्चिम दिशा वाली मन्नार की खाड़ी। ये थी इंडिया की कुछ खाड़ियां, लोकेशन याद रखना इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर, जिसको हम अंटार्कटिका महासागर भी बोल देते हैं। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है ना। देखिए ये जो व्हाइट वाला है ये है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, और इसके चारों तरफ ये जो पानी देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, ये है आपका अंटार्कटिक महासागर, जिसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दक्षिणी ध्रुव के आसपास में है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव आपका यहाँ पे, और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ जो महासागर है वो कौन सा है? दक्षिणी सागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। खास बात क्या है कि सबसे दक्षिणी है, इससे नीचे कुछ है ही नहीं। ओके, सबसे दक्षिणी महासागर है ये, और चौथा सबसे बड़ा तथा फोर्थ नंबर पे सबसे गहरा महासागर है। फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा भी है और फोर्थ नंबर पे सबसे गहरा भी है। ये दो इसकी खास बातें थी। इसके दो सागर हमें याद रखनी है, एक है रोज सागर, दूसरा है वेडेल सागर। तो आप देखिए यहाँ पे जो सागर है आपका, ये है रोस सागर। कौन सा सागर? रोस सागर। और जो दूसरा है आपका यहाँ पे जो क्रिएट हो गया है, इसको बोलते हैं वेडेल सागर। कौन सा सागर? वेडेल सागर। रोज सागर, वेडेल सागर, दो सागर हैं अंटार्कटिका महासागर के, दोनों को नाम याद रख लेना। अगला चलते हैं हम आर्कटिक महासागर की बात करते हैं, और आपका लास्ट महासागर है। ठीक है, लास्ट भी है, और इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर भी है। तो दुनिया का जो सबसे छोटा महासागर है, इसकी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं भाई। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये जो महासागर है आपका उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जो पानी पानी आप देख पा रहे हो, इसको ये इस महासागर को नाम दिया गया है आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगली जो बात है वो ये है कि यह सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका एक सबसे जो गहरा बिंदु है उसका नाम है लिटके डीप, लिटके डीप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीनलैंड, इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि अटलांटिक और आर्कटिक दो ऐसे महासागर हैं जिनका एक ही द्वीप है और वो सबसे बड़ा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का भी सबसे बड़ा है, इसके साथ साथ आर्कटिक महासागर का भी बड़ा है, और जो ग्रीनलैंड है वो ना सिर्फ इन महासागरों का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। याद रखनी है हमने बात। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो हिस्सा है ये इसमें आ गया आपका, और ये जो हिस्सा जाएगा ये नीचे वाले में चला जाएगा। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में। तो ये आर्कटिक का भी और अटलांटिक भी, दोनों महासागरों का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट खास बात क्या है इसकी? यह दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है। ठंडा महासागर, इसके ऊपर ना बर्फ की मोटी मोटी जो परतें जम जाती हैं महासागर के ऊपर। ठीक है, ग्लेशियर के ग्लेशियर पूरे के पूरे जम जाते हैं इस महासागर के ऊपर, जिसकी वजह से इसका जो तापमान है दुनिया के बाकी के जितने भी आपके महासागर हैं जो चार रह गए हैं उनके तापमान से ज्यादा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख सागरों की। तो पहला जो सागर है उसका नाम है चुक्की सागर, चुक्ची सागर। इसकी लोकेशन जरूर देखना भाई। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका अमेरिका और ये आपका एशिया, इन दोनों को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? यहाँ पे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग कर रही है? एशिया और अमेरिका को अलग करती है, कनाडा वाले क्षेत्र को। ठीक है, और किन को मिलाती है? ये मिलाती है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। तो एग्जैक्ट यहाँ पे एक सागर आपका बन जाता है, और इसी सागर को हम क्या नाम देते हैं? इसी सागर को हम नाम देते हैं चुक्ची सागर। कौन सा सागर? चुक्ची सागर। उससे आगे इस क्षेत्र में आपका एक सागर का निर्माण होता है, और उस सागर को बोलते हैं लाप्टेव सागर। 2 नंबर दे देता हूं मैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सागर निर्मित हो जाता है
जिसको हम बोलते हैं कारा सागर। कौन सा? कारा। 3 नंबर से मैंने डिनोट कर दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सागर निर्मित हो जाता है, जिस सागर को नाम दिया जाता है बेरेंट्स। 4th नंबर पे बेरेंट सागर आ गया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक सागर बन गया आपका, है ना, और इस सागर को बोलते हैं व्हाइट सागर। मैं इसको यहाँ पे ऐसे 5 से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका व्हाइट सागर हो गया है। व्हाइट सागर की बात में ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा में यहाँ पे जो क्षेत्र निर्मित हुआ, इस क्षेत्र को बोला जाता है, 6 नंबर पे है ना, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सागर हो गया, क्योंकि ग्रीनलैंड द्वीप के पूर्व दिशा में है, आसपास के क्षेत्र में है। और उसके बाद एक लास्ट सागर आपका यहाँ पे बनता है, जिस सागर को आप नाम देते हो ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, तो 7 महासागर हैं, इसके प्रमुख महासागर हैं। प्रमुख महासागर के कुछ प्रमुख सागर रहे हैं ये। सबसे पहले आपका चुकची, उसके बाद आपका लाप्टेव, लाप्टेव के बाद में आपका कारा, कारा के बाद में आपका बेरेंट्स, बेरेंट्स के बाद में आपका व्हाइट, व्हाइट के बाद में आपका ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद में आपका लास्ट में ब्यूफोर्ट सागर। तो ये कुछ 7 सागर थे, और इन्हीं 7 सागरों के साथ में आपका जो महासागर का टॉपिक था, जो जलमंडल का टॉपिक था, जलमंडल के टॉपिक का ही हमारा एक भाग है ये महासागर, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संसार में जल का। ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारी नई चीजें इस क्लास में सीखी होंगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली आगे की क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं, और चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।